ये एक सच्चा अपराध मामला है जिसने देश भर में सुर्खियां बटोरी। तो क्या आपने भी शव की खोज की थी? हाँ। आपने शव के साथ क्या किया? मैं वहां था। मेरा है तो मैंने सब पकड़ा था, तो मुझे देना चाहिए। तुमने उसके सिर के साथ क्या किया? मैंने सिर्फ ताली बाल्टी गया था। ताली बाल्टी। बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई महिला इतने घिनौने अपराध की आरोपी हो। क्या वो चेन कभी तुम्हारी गर्दन पर थी? मैंने पहन लिया। तुम्हारे पास कोई निशान या कुछ और? मुझे उसे घुमाने का मौका ही नहीं मिला। ये महिला विस्कॉन्सिन के इतिहास के सबसे परेशान करने वाले हत्या मामलों में से एक की मुख्य किरदार कैसे बन जाती है? अभियोजकों के अनुसार उसे राज्य के सबसे ज्यादा हत्याएं करने वाले सीरियल किलर के प्रति अजीब आकर्षण था। क्या आपने जेफरी डैमर से जुड़ी कोई खोजें नोट की थी? हाँ, कुल 24 बार। लेकिन जांच तो सिर्फ शुरुआत है। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा भी वही अंजाम हो जैसा तुम्हारे आदर्श जेफरी डैमर का हुआ था। तो अच्छा लंच करो, बिजनेस। कोर्टरूम में केस पहुंचते ही उसके सबूत और व्यवहार दोनों अलग नजर आते हैं। उसका ऐसा बर्ताव मैंने पहले नहीं देखा। मैं एलिजाबेथ मिलर हूं। फीमेल क्रिमिनल्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप जानती हैं, मैं सालों से ट्रू क्राइम के मामले कवर कर रही हूं, लेकिन ऐसा मामला मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये ग्रीन बे विस्कॉन्सिन की घटना है, जहां इस हफ्ते की महिला अपराधी टेलर शाबीजनेस से मिलते हैं, जिनका जन्म नवंबर 1997 में शिकागो, इलिनॉय में हुआ था। हालांकि उनका उपनाम बाद में ट्रू क्राइम की दुनिया में छा जाने वाला, लेकिन उनका जन्म टेलर शाबीजनेस नाम से नहीं हुआ था। उनका जन्म का नाम टेलर डेनिस कोरोनाडो था। टेलर के पिता आर्थुरो के अनुसार उनका बचपन अपेक्षाकृत सामान्य था। बताया जाता है कि कई सालों तक शिकागो में रहने के बाद जब टेलर चौथी कक्षा में थी, तब उनका परिवार विस्कॉन्सिन चला गया। 11 साल की उम्र में उनकी दुनिया बदल गई। लंबी बीमारी के बाद टेलर की मां मार्ला कोरोनाडो का निधन हुआ। हाई स्कूल में टेलर ने बगावती व्यवहार शुरू किया, उनके पिता आर्थुरो ने बताया। टेलर के सीनियर ईयर के दौरान बताया जाता है कि उन्हें एक अन्य छात्र से लड़ाई करने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। उन्हें हाई स्कूल पूरा करने के लिए टेक्सास में अपने दादा दादी के पास भेज दिया गया और उन्होंने वहां से ग्रेजुएशन किया। आखिरकार टेलर विस्कॉन्सिन लौटती हैं और वहां वॉरेन चबोट से मिलती हैं। हमें ठीक से पता नहीं है कि टेलर ने नशा करना कब शुरू किया, लेकिन परिवार के अनुसार जब टेलर ने वॉरेन को डेट करना शुरू किया, तब उनका नशे का सेवन बढ़ गया, क्योंकि बताया जाता है कि वॉरेन ने टेलर को हीरोइन और मेथेम्फेटामिन जैसे और भी खतरनाक ड्रग्स से परिचित कराया। ड्रग से प्यार करने के अलावा वे एक दूसरे से भी प्यार करते हैं। 2020 वैलेंटाइन डे तक वॉरेन चैबोट और टेलर शादीशुदा थे। टेलर कोरोनाडो अब टेलर चाबोट हैं, लेकिन इस नाम को दोनों ने ज्यादा समय तक नहीं अपनाया। आखिरकार वे दोनों एक अनोखा उपनाम शाह बिजनेस को अपना कानूनी अंतिम नाम बना लेते हैं। बताया जाता है कि यह विचार उन्हें भारी मात्रा में नशा करने के दौरान आया था। टेलर नशे और मानसिक सेहत की समस्या से जूझती हैं और जल्दी ही कानून से उलझ जाती हैं। 2020 की एक आपराधिक शिकायत के अनुसार टेलर को एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने और गिरफ्तारी का विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को एक ऐसी महिला के बारे में बुलाया गया जो नशे में थी और दरवाजों पर दस्तक दे रही थी। अधिकारियों के पहुंचने पर टेलर ने कहा कि वो किसी और ग्रह पर है और उसने अभी अभी नशे का इंजेक्शन लिया है, और अधिकारी को अपनी बाहों पर सुई के निशान दिखाए। घटना के दौरान टेलर ने अधिकारियों को लात मारी जब उन्होंने उसे ट्रैफिक में जाने से रोका। बताया गया कि उसका व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य टूटने की कगार पर पहुंच चुके थे। ये इतना गंभीर था कि उसके पिता आर्थुरो को लगा कि उसे जिला मनोरोग केंद्र ले जाना चाहिए। वो सही मानसिक स्थिति में नहीं थी, इसलिए मुझे डर था कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी कारण मैं उसे वहां ले गया। हम दोनों सहमत थे और साथ गए और मदद लेने की कोशिश की, और फिर आखिरकार चंद्र में उसे छोड़ दिया और वो घर आ गई, और बस इतना ही था। आप सोच रही होंगी टेलर के पापा हथकड़ी और कैदी की वर्दी में क्यों हैं? उन्होंने गवाही के वक्त 12 साल की सजा काट रहे थे। उन पर बच्चे के साथ द्वितीय श्रेणी के यौन उत्पीड़न का आरोप था, जिसमें उन्होंने आरोपों को चुनौती नहीं दी थी। ठीक है, क्या उन्हें कोई दवा लिखी गई थी? वो शाम वहाँ थी? नहीं। हाँ, वो कुछ दवाइयाँ ले रही थी जो उसने नहीं ली थी। उसे वो गोलियाँ लेना पसंद नहीं था, क्योंकि उससे उसकी हालत और बिगड़ गई थी। क्या उन दवाइयों की वजह से उसे भ्रम होने लगे थे या कोई और समस्या हो गई थी? मुझे लगता है ये सब सेराकोल लेने से शुरू हुआ था। आप जानते हैं। मुझे प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की ज़्यादा समझ नहीं है और वे उसे कभी रास नहीं आई।
अदालती दस्तावेजों के अनुसार टेलर को 2021 अप्रैल मई में आत्महत्या के प्रयास के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टरों ने उन्हें PTSD और बाइपोलर डिसऑर्डर बताया है। उसी साल उन्होंने वॉरेन के बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वे उसे साथ नहीं पाल पाए। मैंने विस्कॉन्सिन सुधार विभाग के रिकॉर्ड्स देखे। रिकॉर्ड्स के अनुसार मई 2021 में वॉरेन ने पैरोल का उल्लंघन किया और जेल गए। फिर संघीय मादक पदार्थों से जुड़े आरोपों में सजा काटनी शुरू की। वॉरेन जेल में है, लेकिन उनकी और टेलर की शादी अब भी कानूनी है। लेकिन टेलर अकेले बच्चे की परवरिश करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसका बच्चा अपने दादा दादी के साथ रहने के लिए टेक्सास चला जाता है। टेलर विस्कॉन्सिन में रहती हैं। वॉरेन के जेल में होने पर टेलर अपने पुराने स्कूल दोस्त शैड थेरियन से मिलती हैं, जिसे परिवार शांत, दयालु और सहानुभूति रखने वाला मानता है। लेकिन टेलर की तरह वो भी कथित तौर पर नशे की लत से जूझता है। शैड और टेलर का रिश्ता समय के साथ रोमांस से कम सेक्स और नशे से ज्यादा जुड़ गया। इसी तरह हम 21 फरवरी 2022 की घटनाओं की शुरुआत तक पहुंचते हैं। उसी शाम करीब 9:30 बजे टेलर शैड को उसकी मां तारा के घर से लेने जाती है। दोनों एक और दोस्त के साथ एक अपार्टमेंट में जाते हैं ताकि गांजा पी सकें। टेलर और शैड कथित तौर पर तारा के घर लौटते हैं और बेसमेंट में समय बिताते हैं, क्योंकि शैड की मां और उनके बॉयफ्रेंड बाहर थे। कहा जाता है कि वे मेथ पीते और ट्राजोडोन इंजेक्ट करते हैं, जो डॉक्टर के पर्चे पर दी जाने वाली एंटी डिप्रेसेंट दवा है। ये सिडेटिव की तरह भी काम करता है। नशे में वे शारीरिक संबंध बनाते हैं। शैड की मां तारा घर लौटती हैं, बिना जाने कि बेटे को आखिरी बार अलविदा कहा। वो शैड को देखने बेसमेंट जाती हैं, लेकिन वहां का दृश्य कोई माता पिता नहीं देखना चाहेगा। कुछ देर बाद 911 पर कॉल होता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड कहती है कि उसने बेटे का कटा सिर बेसमेंट में देखा। क्या आप वहां नीचे गए थे? मैं नीचे गया था। मैं कुछ बता नहीं सकता। मुझे जाना होगा। मैं बहुत घबरा गया हूँ। आप स्टीव हेंड्रिक्स की आवाज सुन रहे हैं, जो तारा के बॉयफ्रेंड हैं। आपने कहा था कि आप वहां नीचे गए थे, सही है? हाँ, और मैंने सूरज को देखा, लेकिन मैं नहीं देख सकता। मैं ठीक से देख नहीं सकता और मैं समझ नहीं पा रहा कि वो आखिर है क्या। तो पार्टी में कुछ है? भगवान की कसम, पार्टी में कुछ है? क्या आपको लगता है कि उसे मतीपना हो रहा है, या आपको लगता है कि? मुझे नहीं लगता। मैं वहां गया था। पार्टी मत खोलो। यह मतलब है मैं नहीं कर सकता यार। वो डरी हुई है और तुम्हें भी करा रही है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का आखिरी नाम क्या है? आखिरी? क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? नमस्ते। हाय सारा, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या चल रहा है? अरे पक्कनिक, मेरा शरीर पार्टी में है और पता नहीं कि मेरा बच्चा है या नहीं। क्या करें? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैंने पार्टी के अंदर देखा। तब तुमने क्या देखा? बिल्कुल वही जो मैंने देखा। ठीक है, कहाँ है? बाकी शरीर कहाँ है? कोई अंदाजा नहीं। ग्रीन बे पुलिस अधिकारी तारा पकनी के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक डरावना बेसमेंट मिलता है। चाय देखो, वहाँ बटन है, उसे दबाए रखो। यही है। हेलो, आज आप कैसे हैं? जल्द ही उनकी सबसे बुरी आशंकाएं सच हो जाती हैं। मुझे पता है आप व्यस्त है, लेकिन असल में यही होने वाला है। ये 961 या 96 जैसी कोई बात नहीं है, तो हमें यहाँ और यूनिट्स की जरूरत होगी। मुझे ये किए हुए। काफी समय हो गया है। मुझे नहीं पता कि सही शब्द क्या होना चाहिए। क्या वो सबके लिए है?
हम जल्दी और यूनिट्स ला सके तो अच्छा रहेगा। हमारे पास है, यहाँ काफी खून है। मैं घर के बाकी हिस्से की तलाशी लेना चाहता हूँ। घर में 2 लोग पक्के तौर पे हैं। आगे जो विवरण सुनेंगे वे बहुत परेशान करने वाले हैं। पुलिस को तारा के घर के बेसमेंट में बाल्टी में एक कटा सिर मिला। अधिकारियों ने पुष्टि की कि वो तारा के बेटे 24 वर्षीय शैड थीरियन का सिर था। ग्रीन बे पुलिस के अनुसार शैड के सिर पर तौलिया था और पास के गद्दे पर सूखा खून मिला। पुलिस को और भी कुछ दिखा। शैड का बाकी शरीर गायब है। ऐसी भयानक घटना कैसे होती है? इतना विकृत कौन हो सकता है? अधिकारियों को पता लगाना है शैड आखिरी बार किसके साथ था। उसकी मां ने जांचकर्ताओं को बताया कि आखिरी बार उसने अपने बेटे को टेलर कोरोनाडो नाम की महिला के साथ देखा था। याद रखिए, शैड और टेलर हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। तारा को भी सिर्फ यही नाम पता है। जांचकर्ता टेलर के आखिरी पते ईस्ट वैन एवेन्यू अपार्टमेंट्स में खून के निशान पाते हैं। क्या ये खून है? क्या ये तुम्हें खून जैसा लग रहा है या फिर मैं ही गलत सोच रहा हूँ? खून से सने पैरों के निशान ये देख रहे हैं आप? हो सकता है ये किसी और का खून हो। नमस्ते टेलर, कैसे हो? ऑफिसर असद, ग्रीन बे पुलिस से। डिपार्टमेंट देख लो, तुम्हारे पास यहाँ कुछ भी ना हो। टेलर के साथ टेलर कलाई पर और कुछ है क्या? बस अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो कृपया। क्या हमारे पास एक एडम 3 आ रहा है? बाहर जाओ। यही है जिसके लिए वे लौटे थे। हमें बता देना जब हम सब खत्म कर लें। अफसरों ने टेलर को पुलिस की गाड़ी में बैठाया। वो मुश्किल से बोलती है और अभी अभी एक बेरहमी से की गई हत्या के आरोप में गिरफ्तार महिला के लिए हैरान करने वाली हद तक शांत है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसे पूछताछ कक्ष में ले जाया जाता है, जहां जासूस सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और उसकी तस्वीरें लेते हैं। फिर हाथ फैलाइए, हम थोड़ी देर तक फैलाए रखेंगे। ठीक है, यहाँ ठीक है। क्या आप मेरे लिए देख सकते हैं? वो आम कपड़े बदलकर जेल की वर्दी पहनती है। मिरांडा अधिकार सुनाए जाते हैं और वो जासूसों से बात करने को तैयार होती है। आमतौर पर पूछताछ में जांचकर्ता धीरे धीरे सवाल करते हैं, लेकिन यहां उन्होंने सीधे जानना चाहा कि बेसमेंट में क्या हुआ है। उन्होंने वहां घर में कुछ परेशान करने वाली चीजें पाई थी। सच में? हाँ, काफी खून है। इस शरीर का बाकी हिस्सा कहाँ है? वो वहाँ है, वो उसके घर पर है। क्या वो घर के अंदर है? वो उसके घर पर है। ठीक है, क्या किसी के पास वो था? ये अच्छा सवाल है क्योंकि उस दौरान मुझे कुछ याद नहीं रहा। क्या आपको लगता है लाश अब भी वहाँ है? मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं होगा, जब तक कि वो खुद से उठकर कहीं चली न गई हो, जो कि हो सकता है। आप जानती हैं, मैं जानती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? या तुम्हारा कोई ख्याल था ही नहीं? मैं वहीं बिस्तर के पास थी। मैं उसके साथ बिस्तर के पास गले लगा बैठा। तुम क्या कर रही थी? मैं उसके साथ बिस्तर के पास गले लगकर बैठी थी। क्या हम सही सुन रहे हैं? क्या टेलर शाबिज़ ना सिर्फ ये कह रही हैं कि उन्होंने शैड को मार डाला, बल्कि बाद में उसके शरीर के साथ गले भी लगी? मुझे नहीं पता। वहाँ ये चेन है, वहाँ ये चेन जैसी चीज है ना? और फिर हाँ, जैसे मैं उसके साथ खेल रही थी। ठीक है। और जैसे हम स्मोक कर रहे थे, है ना? और फिर मुझे यकीन है कि मैं चीज़ें समझाने में बहुत ख़राब हूँ, तो ज़रा देखते हैं। और फिर यहाँ चेन आती है ना? और फिर तुमने उसे उसकी गर्दन में डाल दिया जब हम उस चीज़ से खेल रहे थे। और फिर मुझे नहीं पता, मैं उसे पहन रही थी और फिर मुझे नहीं पता। तो तुम क्या स्मोक कर रहे थे? वह क्या था? आइस। टेलर शैड के बारे में उसकी बातें आपकी रूह तक को हिला देंगी। उसके लिए ये बस एक गंदा मजाक है। चेतावनी,
अगला हिस्सा बहुत यौन रूप से स्पष्ट है। श्रोताओं से विवेक बरतने का अनुरोध है। टेलर शेड के साथ इस यौन संबंध को इरोटिक एस्फिक्सिएशन कहती हैं, जिसमें जानबूझकर दिमाग तक ऑक्सीजन कम पहुंचाई जाती है ताकि यौन उत्तेजना बढ़े। टेलर कहती हैं कि उन्होंने ये पहले भी किया है। इस बार टेलर ने शेड की गर्दन के चारों ओर धातु की चेन डाल दी थी। जैसे फोर्थ प्ले कहेंगे। हाँ ऐसा ही था। और फिर मुझे नहीं पता, और फिर मैं बस नहीं रुकी। मुझे नहीं पता क्यों मैंने रुकना बंद कर दिया। मैं नहीं रुकी। ठीक है, तो क्या आपको अपना गला दबाना पसंद है, जैसे आपके बाल दूर किए जाए, या आपको किसी और के साथ ऐसा करना पसंद है? मुझे किसी का गला दबाना पसंद है। सेक्स के दौरान? मुझे अंदाजा नहीं है, शायद ऐसा ही है। क्या तुमने पहले ऐसा किया है? हाँ, वो करता है, उसे ये पसंद है। टेलर ने माना कि हालात बिगड़ चुके थे, फिर भी उसने 911 पर कॉल नहीं किया। क्या आपने उसकी माँ या पापा या घर में किसी और को कॉल करने की कोशिश की? क्या आपने एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश की? क्यों नहीं? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो क्या आप उसे चाहती थी? आप नहीं चाहती थी। मैं देखूंगा कि क्या आप अपना एंड केक चाहती हैं। आप चाहती थी कि वो मर जाए या वो मर गया? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सच में नहीं चाहती थी कि वो मरे, लेकिन वो मर गया। वो मेरे शरीर में है, पर लगा जैसे फिर हो गया। फिर से हो गया। लेकिन फिर क्या आपको उसकी मदद करने की जरूरत महसूस हुई? उसका गला मत दबाओ या एम्बुलेंस बुलाओ। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं रही। मुझे नहीं पता क्यों, बस सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। टेलर के अनुसार मौत को लेकर उसकी सोच हमेशा अंधेरी और विकृत रही है। मुझे नहीं पता, जैसे यही वो चीज़ है जो मेरे पास है, जैसे हमेशा से रही है। पता है क्या तभी तुमने किसी चीज़ से इतना प्यार किया है कि तुम उसे ख़त्म कर दो? ऐसा मेरे साथ होता है, यही एहसास है मेरे अंदर। मैं किसी चीज़ से इतना प्यार करती हूँ कि उसे ख़त्म कर देती हूँ। जैसे मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और फिर उसे ख़त्म कर देती हूँ। यही मेरे साथ होता है। टेलर की कथित स्वीकारोक्ति शायद आपको रात भर जगाए रखे। उसे शेड की आखिरी सांसें भी याद हैं, बल्कि, और ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, उसने उसकी लाश के साथ यौन शोषण करना भी जारी रखा। तो आपने भी लाश देखी थी? हाँ। तो आपने लाश के साथ क्या किया? मैं वहाँ था और फिर मैं कहीं और था। ये वे घर में है। नहीं। मैंने कहा हाँ। बेसमेंट ऊपर नीचे? बिल्कुल। बेसमेंट में, मैं उसके साथ जमीन के नीचे थी। फिर मुझे याद है मैंने सिर पकड़ा, मैं सिर चाहती थी। क्या तुम किसी को अंदर लाई थी? वो वैन में है, वैन में है वो। ये क्या है? शायद ये एक पैर है। मुझे लगता है ये एक पैर है। और एक था। शायद, मुझे नहीं पता। मैं अंदर हूँ। सब कुछ लाना पड़ा। फिर मैं सोच रही थी यार, सब कुछ बहुत गड़बड़ था, तो फिर मैंने बस उसे छोड़ दिया। मैं आलसी हो गई थी और यही मुझे मिला। मैंने किया तो मैं बस यही कह रही थी, बस इतना ही। तो हो सकता है वैन में कोई पैर या दांत हो। और फिर आपने सिर के साथ क्या किया? मैं भूल गया था कि वो वैन में था। आपने सिर के साथ क्या किया? सिर को मैंने उस बाल्टी में रखा था, उस काली बाल्टी में। काली बाल्टी। ऊपर कंबल था। ठीक है। और फिर वहाँ क्या बचा था? क्या आपने छोड़ दिया? सिर छोड़ दिया। वो अब भी बाल्टी में है, सीढ़ियों के पास। जब बात वहाँ तक पहुँच गई, मुझे पता था कि यह बहुत अजीब था, इसलिए मैं जोखिम नहीं ले सकती थी। मैं बस कमरे में थी। लेकिन तुमने उसका शरीर काटना तब शुरू किया? मुझे नहीं पता, मतलब मैं सच में, मैं एक साथ चूस भी रही थी और काट भी रही थी। हमें नहीं पता कि कपड़े बदलने की वजह क्या थी, लेकिन कमरे में मौजूद दूसरी जासूस चाहती है कि टेलर ने शेड के शरीर के साथ क्या किया, इसके बारे में और जानकारी मिले। लेकिन आप जानती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपने अपनी कोहनी से काटा था? हाँ ठीक है, दोनों आंख कोहनी से काटे थे। मुझे उम्मीद है ऐसा ही है, क्योंकि जैसे मैं कह रही थी कि आमों को अलग करने की प्रक्रिया जो मैंने की थी वो सच में बहुत गड़बड़ थी, क्योंकि मैं बार बार ऊँग रही थी और फिर मैं जैसे आरी से काट रही थी। वो जो मान रही है वो कई स्तरों पर घिनौना और परेशान करने वाला है।
शुरुआती पूछताछ में टेलर अपने कथित कामों का दोष ड्रग्स पर डालती है। वो कहती है कि मैथ लेने के बाद वो कई दिन नहीं सोई। क्या सिर्फ ड्रग्स ही शैड के साथ हुआ? सब कुछ समझा सकते हैं। जासूसों को इस पर शक है और वे अब वो सबूत ढूंढ रहे हैं, शैड के शरीर के गायब हिस्से जो केस पूरा करने के लिए चाहिए। लॉ एंड क्राइम द्वारा प्राप्त टेलर की आपराधिक शिकायत के अनुसार जासूसों को अतिरिक्त जानकारी मिली जो कथित तौर पर शैड की मां से आई थी। उन्होंने बताया टेलर की वैन उनके घर के बाहर करीब 1 दिन से खड़ी थी, लेकिन अब गायब थी। पुलिस को वो वैन टेलर के अपार्टमेंट के बाहर मिली। टेलर की शिकायत के अनुसार गश्ती पुलिसकर्मी और दूसरे जासूस ईस्टमैन एवेन्यू के उस पते पर थे जहां शेबिजनेस की वैन खड़ी थी। उसे हिरासत में लिया गया और वैन की जांच हुई। जासूस लोबर्टा बताती हैं कि ड्राइवर सीट के पीछे यात्री सीट पर क्रॉक पॉट का डिब्बा था। डॉक्टर विंसेंट ट्रैंक्विटा डिब्बे के पास गए जो लॉन्ड्री बास्केट पर था। वहां उन्हें और भी मानव अंग मिले जिनमें टांगे शामिल थी। अगले दिनों में टेलर को कई जगहों पर घुमाया जाता है और घंटों पूछताछ कक्ष में बैठाया जाता है। लेकिन जब टेलर को फिर एक और पूछताछ के लिए पुलिस गाड़ी की पीछे वाली सीट पर ले जाया जाता है, तभी कुछ बदलता है और असली टेलर सामने आती है। अभी तो मैं पागल हो रही हूँ। ठीक है, मेरी कार के पीछे वाली सीट पर ज्यादा देर मत रहो, ठीक है? मैं अभी पागल हो रही हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मैं पुलिस स्टेशन ले जाते समय भी उसका व्यवहार नहीं बदला। कभी कभी वो पुलिस गाड़ी के कैमरों में ऐसे देखती थी जैसे उसे रिकॉर्डिंग का पता हो। मुझे उन सबसे नफरत है। मुझे अपने भीतर 2 रूप होने से नफरत है, सच में, हर वक्त, हर समय। ये थोड़ा परेशान करता है। बस हाँ, मुझे अभी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ। मैं बिल्कुल भी ठीक से देख नहीं पा रही, कभी नहीं। यही समस्या है, मैं ठीक से देख नहीं पा रही। अभी मेरी आंखों में समस्या है, मैं ठीक से देख नहीं पा रही। बिल्कुल नहीं, मैं देख नहीं सकती। क्या आप मुझे गाड़ी से बाहर निकाल सकती हैं? हे भगवान। क्या 28 फरवरी को उसे फिर पूछताछ कक्ष लाया गया। डॉक्टर ट्रैंक्विटा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चिंता की बात सामने आई, जिसे लेकर जासूसों ने टेलर से पूछा। मेडिकल एग्जामिनर ने मुझसे पूछा, क्या उसके पास कभी कसाई के तौर पर काम करने जैसा कोई अनुभव था या फिर रीप्रोसेसिंग, हिरण का शिकार करने जैसा कोई अनुभव था? नहीं। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं, आप जानते हैं कुछ चीजें जो उसने देखी, उससे उसे लगा कि शायद आपके पास उस तरह के काम का कोई पिछला अनुभव है? तो आप जानते हैं, जब हमने बात की थी तो उसने हमें बताया था कि क्या हुआ था और उसकी माँ के बेसमेंट में। एक चीज जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे, हमने थोड़ी बहुत बात की थी, वो ये है, क्या यही वजह है? वही रात एक धुंधली मेरे लिए। ये तुम्हारे लिए धुंधला है, बहुत ज्यादा धुंधला है। ठीक है। तुम्हें क्या याद है? अजीब बात है, मैं ये कहूँगी, मैं खुद को वो करते हुए तीसरे व्यक्ति की नजर से देखती। टेलर की आपराधिक शिकायत में शैड के अवशेषों की उपेक्षा का जिक्र है। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक एक पुरुष अंग शैड के सिर वाली बाल्टी में मिला जिसमें शारीरिक द्रव और 2 चाकू भी थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेसमेंट में प्लास्टिक बैग समेत अन्य थैलों में शरीर के अंग और 3 चाकू, जिनमें रसोई के चाकुओं जैसी एक ब्रेड काटने वाली छुरी भी थी, मिली। भंडारण के डिब्बे में एक ऊपरी धर मिला।
उस ऊपरी धड़ पर जहां सिर अलग किया गया था वहां कई कठोर कट लगे हुए थे जो अलग किए गए सिर के अनुरूप थे। उसी टोट में रसोई के चाकू जैसा मांस काटने वाला चाकू और कई आंतरिक अंग मिले। टेलर से दूसरी पूछताछ में वो कहती हैं कि जिसने शैड के साथ ऐसा किया उसे पूरी जिंदगी जेल में रहना चाहिए। मेरा मतलब है, जैसा आपने कहा, अगर कोई किसी को मारकर उसके शरीर के टुकड़े करता है तो क्या सच में वो इंसान जेल जाएगा? हाँ, ये सब बहुत अजीब था और वो बस बोलती चली जाती है जैसे मुझे तो समझ ही नहीं आता, ओ भगवान ये क्या हो रहा है। क्या कोर्ट में जाने पर उस बयान का अर्थ बदल जाएगा? टेलर शॉ बिजनेस पर फर्स्ट डिग्री इंटेंशनल होमिसाइड का एक आरोप शव को क्षत विक्षत करने का और थर्ड डिग्री सेक्सुअल असॉल्ट का एक आरोप लगाया गया है। उन्हें ब्राउन काउंटी जेल में बंद किया गया है और उनकी जमानत $2 मिलियन नकद रखी गई है। टेलर पूछताछ में शैड की हत्या स्वीकार करती हैं, लेकिन मानसिक अस्वस्थता के आधार पर दोषी न होने की दलील देती हैं। जैसे जैसे ये भयानक विवरण खबरों और ऑनलाइन सामने आते हैं, बहुत से लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक महिला जो कि एक पत्नी और माँ भी है, इतनी घिनौनी वारदात कैसे कर सकती है। 17 मार्च 2022 को ब्राउन काउंटी सर्किट कोर्ट के जज ने टेलर को मानसिक जांच का आदेश दिया। टेलर के बचाव पक्ष ने मानसिक अस्वस्थता के आधार पर दोषी न होने की दलील दी है, इसलिए विशेषज्ञों को जांचना होगा कि वो मुकदमे के लिए मानसिक रूप से सक्षम है या नहीं। जज थॉमस वॉल्श ने फैसला किया कि टेलर अपनी पैरवी में सहयोग करने के लिए सक्षम है। टेलर 14 फरवरी 2023 को ब्राउन काउंटी अदालत में सुनवाई के लिए पेश हुई। जज वॉल्स ने फैसला सुनाया कि उसका मुकदमा स्थगित किया जाएगा, लेकिन उस फैसले के कुछ ही पल बाद अचानक सबकी नजरें टेलर पर टिक जाती हैं जब वो जज के सामने अपने बचाव पक्ष के वकील पर हमला करना शुरू कर देती हैं। ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि टेलर अपने वकील पर हमला क्यों करती है। हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि जज ने मुकदमे को स्थगित कर दिया। हो सकता है ये केस के चारों ओर बनी कड़ी निगरानी और दबाव की वजह से हो। शायद वजह यह है कि आज टेलर और वॉरेन की तीसरी शादी की सालगिरह है। टेलर के वकील क्विंटी जॉली का कहना है कि उनका टेलर से रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है। वे टेलर के केस से हटने की याचिका दायर करते हैं, जिसे 27 फरवरी 2023 को जज मंजूर कर लेते हैं। टेलर को कोर्ट द्वारा नया वकील क्रिस्टोफर फ्रॉलिक मिलता है और अब एक और सुनवाई 24 मार्च 2023 के लिए निर्धारित की गई है। टेलर ने पिछले वकील पर कोर्ट में हमला किया। इसके बाद जज ने उसे मुकदमे की योग्य माना, जबकि नए वकील ने विरोध किया। कुछ महीनों बाद जुलाई 2023 में जज टेलर को मुकदमे का सामना करने की योग्यता पर नई सुनवाई की अनुमति देते हैं। जुलाई 2023 में मुकदमे का सामना करने की योग्यता पर हुई सुनवाई में विशेषज्ञ गवाह ने टेलर शाबीज नीस के साथ अपने अनुभव साझा किए। एक मनोवैज्ञानिक एक घटना का वर्णन करती हैं जिसमें टेलर ने कथित तौर पर उन पर कुर्सी फेंकी थी। फिर जब मैंने इंटरव्यू शुरू किया तो मैंने हमेशा की तरह उनसे उनकी जन्मतिथि और उनकी नस्ल पूछी। फिर वो अचानक अपनी कुर्सी से उठ गईं और चिल्लाईं और कमरे के कोने में गईं। वहां से एक कुर्सी उठाई, सौभाग्य से वह प्लास्टिक की थी, और फिर उन्होंने वह कुर्सी मुझ पर कमरे के पार फेंक दी। वह मुझसे नहीं टकराई। फिर वो शांत होकर बैठी। मैंने गार्ड्स को बुलाने के लिए घंटी बजाई। उन्हें आने में कुछ मिनट लगे। इसी बीच मैं भी वापस बैठ गई और फिर उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने देखा कि उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया अजीब थी, बल्कि कोई प्रतिक्रिया थी ही नहीं। ऐसा करने के तुरंत बाद बहुत गुस्से में आकर अपने मूल्यांकनकर्ता पर कुर्सी फेंकना। डिफेंस ने आपको रखा, लेकिन मैं छोड़ दूंगी। वो वहां बैठी रही, बिल्कुल बिना किसी प्रतिक्रिया के, बस सीधा सा चेहरा था। ऐसे व्यक्ति की कोई शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं थी जिसने ये किया था। डॉक्टर डाइम लिटन कहती है, टेलर मुकदमे का सामना करने के लिए अक्षम है, जबकि अभियोजन पक्ष के विशेषज्ञ इससे असहमत हैं। या ठीक उसी के बाद जब प्रतिवादी ने ऐसा व्यवहार किया, वो बस वापस बैठ गई। जो ऐसे व्यक्ति के व्यवहार से मेल नहीं खाता, जिसे मनोविकारी उत्तेजना की स्थिति में बाहरी हस्तक्षेप या शारीरिक नियंत्रण की जरूरत होती है। जज वॉल्स ने फिर फैसला दिया कि टेलर मुकदमे के लिए सक्षम हैं। मैंने मिस्टर शाह बिजनेस को उनके वकील के साथ बातचीत करते हुए देखा है। जाहिर है मैं ये नहीं सुन सकता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं अदालत कक्ष में होने वाली हर चीज़ देख सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि वे बात कर रहे हैं। मिस्टर शाह बिजनेस ने कहा कि वह उनके साथ काम कर सकती हैं। वो अदालत की प्रक्रियाएं और उसमें शामिल लोगों को जानती हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब अनुचित व्यवहार हुआ है, जिसे डॉक्टर सिपल ने यहाँ गवाही में बताया कि वे मूल रूप से यह तय करने में असमर्थ थे कि ये स्वैच्छिक हैं
या नहीं। मेरे पास जो भी सबूत आए हैं उनके आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में विश्वसनीय सबूतों का भारी हिस्सा और इसमें गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में मेरा आकलन भी शामिल है, यह साबित करता है कि मिस्टर शाबीज़ इस मुकदमे के लिए सक्षम हैं और मैं अब यही निष्कर्ष देने जा रहा हूँ। टेलर के मुकदमे के शुरुआती बयान 24 जुलाई 2023 को शुरू होंगे। शुरुआत में ही जूरी ने अभियोजकों के सभी भयानक विवरण सुने। आज सुबह आप उन अधिकारियों से सुनेंगे जो घटना स्थल पर पहुंचे थे और अपनी देखी बातें बताएंगे, स्पष्ट रूप से उस जानकारी की पुष्टि करते हुए जो पुलिस को शेड की परिस्थितियों के बारे में दी गई थी कि उन्होंने बाल्टी कैसे पाई जिसमें शेड के कुछ हिस्से और चाकू भी थे। आप उस समय के बारे में सुनेंगे जब अपराध के अन्य संकेत अपेक्षाकृत कम थे। दीवारों और फर्श पर बहुत ज़्यादा खून नहीं था, थोड़ा सा था। आप इसके बारे में सुनेंगे, लेकिन पुलिस को ये देखने में समय लगता है कि वास्तव में क्या हुआ, इस मामले में प्रतिवादी ने पूरी तरह से क्या किया। तब तक वे प्रतिवादी का इंटरव्यू ले रहे थे और वो बता रही थी कि शेड अब भी बेसमेंट में है, उसका बाकी हिस्सा भी वहीं है। याद रखें, टेलर ने मानसिक अस्थिरता के आधार पर दोषी न होने की दलील दी थी, यानी वो अपराध मानती है पर कहती है कि घटना के वक्त वो कानूनी रूप से पागल थी। डिफेंस की शुरुआती दलीलों के दौरान टेलर के वकील ने जोर दिया कि राज्य पर साबित करने का भार है। राज्य को आप सभी जूरी सदस्यों के सामने उचित संदेह से परे लगाए गए हर अपराध के हर पहलू को साबित करना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान मानता है कि जिस भी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया है उसे निर्दोष माना जाता है। इस मामले में टेलर शाबीज़ निर्दोष मानी जाती हैं। उन्हें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बचाव पक्ष को इस मामले में कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबूत का सारा बोझ विस्कॉन्सिन राज्य के जिला अटॉर्नी कार्यालय पर है। उन्हें सारे तथ्य साबित करने होंगे और इस मामले में आप बहुत सारे अलग अलग तथ्य सुनने वाले हैं। आप गवाहों, नागरिक गवाहों, जासूसों, पुलिस अधिकारियों, विशेषज्ञों, डीएनए विश्लेषकों, फॉरेंसिक चिकित्सकों, इन सभी से बहुत सारी अलग अलग बातें सुनने वाले हैं। विचार विमर्श करते समय सभी जानकारियों का ध्यान रखना होगा। वो सही है, राज्य को सबूत देने की जिम्मेदारी है और उनके पास ठोस सबूत भी हैं। उन्होंने गवाही के लिए मौके पर पहुंचे अधिकारी और 911 ऑपरेटर समेत कई गवाहों को बुलाया। मेरे लिए सबसे प्रभावशाली गवाह शेड के करीबी थे, जैसे स्टीव हेंड्रिक्स, जो शेड थीरियन की मां तारा के बॉयफ्रेंड हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? तारा ने मुझे जगाया और कहा कि उसे लगता है उसने शेड को ढूंढ लिया है, अपने बेटे को। उसने ऐसे ही कहा था। मैंने अपने बेटे का सिर एक बाल्टी में पाया तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया। मैंने उस पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, तो क्या आपको याद है ये किस समय हुआ था? ये लगभग 2 और 3 बजे के बीच रहा होगा। मुझे पता है ये रात के बीच में था। और कुछ समय बाद वो वापस आती है और आपको कुछ जानकारी देती है, तब आप क्या करते हैं? मैं सीढ़ियों से नीचे जाकर देखता हूँ कि वो किस बारे में बात कर रही है और मैं कुछ भी नहीं देख पाता। तो हम वापस ऊपर जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो क्या मेरा मतलब है, जब आप नीचे जाते हैं तो आप खास तौर पर क्या करते हैं? मैं बेसमेंट में गया और उस बाल्टी को देखा, लेकिन मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग जैसे सब कुछ ब्लॉक कर गया। मैंने बस इतना देखा कि जैसे कोई जानवर के बाल हों या कुछ ऐसा ही। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या था। पहली बार हम शेड की मां तारा का नजरिया सुनते हैं, जिन्होंने अपने बेटे का कटा सिर बाल्टी में सबसे पहले देखा था। जज ने तय किया कि उसकी गवाही सिर्फ ऑडियो में होगी, चेहरा नहीं दिखेगा। उसके बाद उसने क्या किया? मैं घर की दूसरी मंजिल पर वापस गई और स्टीव को जगाया ताकि वह यह पुष्टि कर सके कि मैंने जो देखा था वही चीज़ थी। ठीक है? और स्टीव ने क्या किया? वह उठे और मेरे साथ नीचे चले गए। उन्होंने बाल्टी में देखा, लेकिन वह यह पुष्टि नहीं कर सके कि वो वही था जो मैंने सोचा था। आप और स्टीव ने आगे क्या किया? हम ऊपर दूसरी मंजिल पर वापस गए
क्योंकि वहीं हमारे फ़ोन चार्ज हो रहे थे और हमने तय किया कि हमें 911 पर कॉल करनी है या गैर आपातकालीन नंबर पर। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि किसी को उस हालत में पाना, खासकर किसी ऐसे को जिसे मैं प्यार करती हूँ। एक और गवाह है जिसे जज ने कैमरे पर नहीं दिखाने का फैसला किया है और वो है शैड की बहन एवा। वो गवाही देती है कि वो वास्तव में घर पर ही थी, शायद उसी समय जब शैड और टेलर भी थे। क्या आपने कभी घर में दूसरे लोगों की आहट सुनी? हाँ। आपने क्या सुना? बस नीचे किसी के कदमों की आहट सुनी। जब आप नीचे कहते हैं तो क्या आप दूसरे माले से पहले माले की सीढ़ियों की बात कर रहे हैं या तहखाने से पहले माले तक की सीढ़ियों की? तहखाने से पहले माले तक। क्या आपने वो आहट उस दिन कई बार सुनी थी? हाँ। आवाज़ों के बारे में क्या? 22-23 तारीख की रात क्या आपने किसी की आवाज़ सुनी थी? मैंने एक महिला की आवाज़ सुनी थी। क्या आपको पता था कि वो कौन थी? नहीं। क्या आपने 22 या 23 तारीख को निवास स्थान में कोई महिला देखी थी? नहीं। क्या आपको महिला की आवाज़ याद है? उसने क्या कहा था? नहीं। क्या आपने एक आवाज़ सुनी थी, 2 आवाज़ें सुनी थी या 2 से ज़्यादा आवाज़ें सुनी थी? सिर्फ एक ही आवाज़ थी। और क्या आपको कुछ पता था कि वो महिला किससे बात कर रही थी या क्या वो किसी से बात कर रही थी? नहीं। क्या 22 की रात से 23 की सुबह के बीच आप सोए थे? हाँ। उस दिन आपकी नींद कैसे खुली थी? मेरी नींद पुलिस द्वारा मेरे दरवाजे पर जोरदार दस्तक से खुली थी। जब पुलिस ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी तो क्या हुआ? मैं जाग गई और उन्होंने मुझे रसोई में आने के लिए कहा। शैड के परिवार की भावनात्मक गवाही के बाद अगले दिन फिर से ध्यान भौतिक सबूतों पर केंद्रित हुआ। राज्य ने डॉक्टर विंसेंट ट्रैंक्विटा को गवाही के लिए बुलाया। वे मेडिकल एग्जामिनर हैं जिन्होंने शैड का पोस्टमार्टम किया था। मेरी मेडिकल राय में शैड थीरेन की मौत का कारण गला घोटना है और मृत्यु की प्रकृति हत्या है। डॉक्टर ट्रैंक्विटा शैड पोस्टमार्टम में दिखे भयानक शारीरिक सबूतों जैसे बैंगनी रंगत, फटी रक्त वाहिकाएं और गर्दन में गहरा रक्तस्राव की गवाही देते हैं। गवाही सुनना कठिन है, लेकिन अभियोजकों के मुताबिक जूरी को शैड के साथ हुई घटनाएं जानना जरूरी है। मैं बस उस आखिरी बिंदु पर फिर से बात करना चाहता था डॉक्टर। आपने कई जगहों पर गला घोटने के सबूत देखे जाने की बात कही थी। क्या उन्हीं जगहों ने आपको ये तय करने या इस पर राय बनाने में मदद की कि गर्दन पर कितनी ताकत या कितने समय तक ताकत लगाई गई होगी? आपत्ति या अटकल है, अनुमान है। मुझे लगता है यही उनका पेशेवर काम है। क्या दुनिया है? ये बहुत ज्यादा ताकत है। हम सिर्फ त्वचा जैसी सतही चोटों की बात नहीं कर रहे। मेरी गर्दन की मोटी मांसपेशियों में भी चोट आई है। इसके नीचे के मुलायम ऊतकों में भी चोटें हैं। मेरी गर्दन के सभी मुलायम ऊतकों में चोट लगी है। मेरी गर्दन की रीढ़ के सामने वाले मुलायम ऊतकों में भी रक्तस्राव है। ये गर्दन की भीतरी परतों में गहरा रक्तस्राव है, जिससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा बल और चोट लगी थी। डॉक्टर, जैसा कि हमने सुना है, शरीर के कई अलग अलग हिस्सों में स्पष्ट रूप से काफी अंग भंग या गंभीर क्षति पहुंचाई गई है। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे पता चलता है कि शरीर की कटने वाली चोटें मौत के बाद की हैं या मौत का कारण बनी हैं? मेरी जांच में शरीर के साथ मृत्यु के बाद व्यापक अंग भंग किया गया था। मुझे लगता है कि यह मृत्यु के बाद किया गया अंग भंग है, क्योंकि इन चोटों में रक्तस्राव नहीं था। सीधे कहूँ तो मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण, मुझे तेजधार हथियार से लगी कई चोटें मिली हैं। कई बार चाकू घोंपा गया है। त्वचा पर कई छेद और कट लगे हैं। मांसपेशियों, टेंडन और सॉफ्ट टिश्यू में गहरे कट हैं और हड्डी में भी गहरे कट हैं। लेकिन इन सभी कट्स में खून नहीं बहा है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इनके साथ कोई खून या रक्तस्राव नहीं हुआ है। ये मृत्यु के बाद किए गए अंग भंग के अनुरूप है, यानी शरीर में रक्त संचार नहीं था। असल में रक्त परिसंचरण तंत्र में बहुत कम खून बचा है। ये सब इस बात के अनुरूप है कि शरीर की मृत्यु के बाद उसके अंग काटे गए। मेरी चिकित्सकीय राय में इसमें कई घंटे लग सकते हैं। यहाँ सिर धड़ से अलग किया गया है, अंग भंग किया गया है और धड़ को आर पार काटा गया है। इसके बाद शरीर के अंदरूनी हिस्सों को निकाल दिया गया है।
दूसरे शब्दों में, हमने शरीर के अंदर कई कट्स के जरिए प्रवेश किया है, पेट और पसलियों के बीच, जहां पीड़ित के अंगों को एक एक करके निकाला गया है। मृतक का बधियाकरण किया गया है, मृतक को भी बधिया किया गया है। हमारे पास हड्डियों पर कट या आदि से काटने के घाव हैं। मेरा मानना है इसमें काफी समय लगा होगा। और भी परेशान करने वाले सबूत हैं, जैसे टेलर का ऑनलाइन सर्च इतिहास और उसकी एक कुख्यात विस्कॉन्सिन सीरियल किलर के प्रति सनक। ऐसी चीजों की खोजें थीं, जैसे माय लॉर्ड। मैं आपत्ति करता हूँ। प्रासंगिकता। मेरा मतलब है फ़ोन पर सर्च करना। लोग सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, हर तरह की अलग अलग चीज़ें देखते हैं। मैं मानता हूं कि इनमें से कुछ बातें भड़काऊ हो सकती हैं और साक्ष्य की दृष्टि से कम, पूर्वाग्रह की दृष्टि से ज़्यादा असर डाल सकती हैं। क्या मैं आपत्ति खारिज कर सकता हूं? आप सवाल का जवाब दें मैडम। जैसी चीज़ें, जैसे जलता हुआ पेंटाग्राम, जेफरी डैमर, ऐसी चीज़ें जैसे वो केक के, मुझे लगता है उनमें से एक है। और डिटेक्टिव, क्या आप जानते हैं, क्या आपने उन संबंधित सर्च की तारीखें और समय नोट किए हैं जिन्हें आप प्रासंगिक मानते हैं? ये हत्या के समय के आसपास था। क्या ये घटना से ठीक पहले के दिनों में था? हाँ, ये घटना से कुछ दिन पहले की बात है। उसने जेफरी डैमर सर्च किया था और फिर उसने कैडावर की परिभाषा, जेफ बॉयडी ब्लो अप डॉल कस्टमाइज्ड फेस सर्च किया था। मैं सोच भी नहीं सकती कि जूरी के सदस्यों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। यहाँ हमारे पास एक महिला है जिस पर एक भयानक अपराध का आरोप है और अब जूरी सदस्य उसके जेफरी डैमर के प्रति परेशान करने वाले जुनून के बारे में सुन रहे हैं। मिस लबर्टा, मुझे लगता है कि कल हमने वहीं छोड़ा था जब आप मिस चैबिज़नेस के फ़ोन के आपके विश्लेषण और फिर उसके बाद गूगल वारंट के ज़रिए फ़ोन से डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया पर चर्चा कर रही थी। क्या आप बता सकती हैं कि आपने फ़ोन पर और गूगल वारंट के तहत दो अलग अलग सर्च कैसे की? ज़रूर। पहली बार जब मैंने फ़ोन यानी खुद सेल फोन डिवाइस की तलाशी ली, वो 2 मार्च को की थी और वो सिर्फ फ़ोन की सामग्री के लिए थी। और फिर जब मैंने कंप्यूटर फोरेंसिक एनालिस्ट डोनोफ्स्की से इस बारे में चर्चा की, तो उन्होंने सुझाव दिया कि फ़ोन से जुड़े ईमेल एड्रेस, जीमेल एड्रेस के बारे में और जानकारी के लिए एक अतिरिक्त वारंट लिया जा सकता है और वो बिल्कुल अलग वारंट और तलाशी होती। और जब आप 2 मार्च 2022 को खुद फ़ोन की जांच कर रहे थे, फ़ोन का एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, तो क्या आपने जेफरी डैमर से संबंधित कोई सर्च नोट की थी? हाँ। क्या सिर्फ एक सर्च था? क्या एक से ज़्यादा सर्च थे? कुल कितने थे? कुल 24 बार सर्च किया गया, जैसे कि जेफरी डैमर, जेफ बॉयडी जैसी चीज़ें, जेफरी डैमर का पिछवाड़ा, जेफरी डैमर का कोर्ट में सेक्सी अंदाज में चलना, उसके सिर के पास एक मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जेफरी डैमर की तस्वीर है और वह उसके साथ सेल्फी ले रही है और ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे वे दोनों साथ में सेल्फी ले रहे हों। उस तस्वीर की तारीख क्या है? वो 12 फरवरी 2022 थी। जूरी को अब शायद समझ आ रहा है कि टेलर ने ये सेल्फी शेड की हत्या से कुछ दिन पहले ली थी। अगले दिन अभियोजन पक्ष अपना पक्ष समाप्त करता है। डिफेंस ने गवाह ना बुलाने और टेलर ने गवाही न देने का फैसला किया। क्या आपको ये समझ में आता है? हाँ, मुझे समझ में आता है। ठीक है। आपके वकील ने मुझे संकेत दिया है कि वो चाहते हैं कि मैं ये निर्देश जूरी को पढ़कर सुनाऊं। क्या ये सही है? हाँ। और क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ। क्या आपको लगता है कि आपको इस फैसले के बारे में उनसे बात करने के लिए और समय चाहिए? ठीक है। सारे सबूत पेश हो चुके हैं, अब अंतिम दलीलें बची हैं। अभियोजन की तरफ से कैलेब सॉन्डर्स हैं। उस इंटरव्यू में कई बार प्रतिवादी ने साफ बताया कि उसकी मंशा क्या थी, है ना? उसका चेहरा भी बैंगनी पड़ रहा था, है ना? वो इसका वर्णन करती है और बताती है कि वो खून खांस रहा था। और आप जानते हैं कि ये सही है ना? क्योंकि आपने डॉक्टर ट्रैंक्विटा की गवाही सुनी थी, आपने वे तस्वीरें देखी थी, वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। फिर भी कहती है कि मैं फिर भी नहीं रुकी। नहीं, उसने एक बार उसकी धड़कन महसूस की थी, है ना? वो उसे और खींचती रही और वो मर नहीं रहा था। मैं बस उसे चाहता था, सोच रहा था। कमाल है।
ठीक है। वो मानती है कि शैड अभी संघर्ष कर रहा है और पलटकर लड़ रहा है ना? आपने डॉक्टर ट्रैंक्विटा से भी सुना कि एक समय ऐसा लगा जब कॉलर्ड जीप के ऊपर फिसल गया था। वो कह रही है कि मैं उसके मरने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे ये अच्छा लगा। समापन तर्कों में बचाव पक्ष ने फिर कहा कि टेलर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसकी पूछताछ की बातों को ज्यों का त्यों सच नहीं माना जा सकता। क्रिस्टोफर फ्रॉलिक बचाव पक्ष से हैं। वो कहती है, मुझे कुछ सवालों के जवाब का कोई अंदाज़ा नहीं है जो जासूसों ने उससे पूछे थे। क्या आपको याद है कि आपने स्क्रीन पर वो वीडियो देखा था? मैं आपसे ये याद करने के लिए कहूँगा कि उसके हंसने का तरीका अनुचित था, मुस्कान भी अनुचित थी और उसके जवाब भी अजीब थे। मैं ये बताऊंगा कि उसने कहा था कि उसने सेक्स नहीं किया और शेड थीरियन के साथ लिंग योनि संभोग नहीं किया। उसने बताया कि वो घर आई और वे नीचे गए और 5 मिनट में ही उस काम में लग गए, इसका जो भी मतलब हो। बातचीत में उसने डिटेक्टिव रैफ के साथ इंटरव्यू में मांसपेशी दोबारा बनाने या उसमें बदलाव की बात की थी। कभी कभी वो जवाब नहीं देती थी। उसने गोलियों की आवाज़ सुनने के बारे में बात की थी। मुझे लगता है डिटेक्टिव रैफ ने कहा था कि स्टोनी ब्रुक, ईस्टमैन एवेन्यू या आसपास कहीं गोलियां नहीं चली थीं। उसने कहा कि वह वहम में थी। उसने अजीब बातें कहीं, जैसे कि मुझे खुली जगहें पसंद नहीं हैं। मुझे खुली जगहें पसंद नहीं हैं। कोई कपड़े नहीं उतरे, कोई चुंबन नहीं हुआ। जूरी ने इस मामले पर 1 घंटे से कम में विचार कर फैसला सुना दिया। मैंने इतनी जल्दी फैसला आते नहीं देखा। पहला फैसला इस प्रकार पढ़ा गया। हम जूरी प्रतिवादी टेलर डेनिस चॉबिज़नेस को आरोप पत्र के पहले आरोप के अनुसार प्रथम श्रेणी की जानबूझकर हत्या का दोषी पाते हैं। इस तारीख को 26 जुलाई 2023 को जूरी के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित। दूसरा फैसला पढ़ा गया। हम जूरी प्रतिवादी टेलर डेनिस चॉबिज़नेस को आरोप पत्र के दूसरे आरोप के तहत शव विकृत करने का दोषी मानते हैं। दिनांक 26 जुलाई 2023 फोरपर्सन द्वारा हस्ताक्षरित। अगला फैसला पढ़ा गया। हम जूरी प्रतिवादी टेलर डेनिस चॉबिज़नेस को आरोप पत्र के तीसरे आरोप के अनुसार तीसरे दर्जे के यौन हमले का दोषी पाते हैं। इस तारीख को 26 जुलाई 2023 को जूरी के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित। टेलर का मामला खत्म नहीं हुआ क्योंकि उसने पागलपन के आधार पर दोषी न होने की दलील दी थी। फैसले के अगले दिन उसका मामला दूसरे चरण में वही जज और जूरी के साथ चलता है। एकमात्र फर्क यह है कि अब बचाव पक्ष पर साबित करने का भार है। इसका मतलब है कि अब उन्हें जूरी को यह समझाना होगा कि टेलर चॉबिज़नेस कानूनी रूप से पागलपन के मानक पर खरी उतरती है। यह फैसला आखिरकार तय कर सकता है कि टेलर अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताएगी या उसे राज्य के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भेजा जाएगा। यहां टेलर की बचाव पक्ष की वकील क्रिस्टोफर फ्रॉलिक एक बार फिर अपनी शुरुआती दलील में बोल रहे हैं। तो बचाव पक्ष पर ही साबित करने का भार है इस मुद्दे पर कि क्या हमारी मुवक्किल इन अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि गवाही और सबूत दिखाएंगे कि अपराध के समय उसे मानसिक रोग या विकार था। हम मानते हैं कि जानकारी और गवाही आपको इस निष्कर्ष तक पहुंचाएगी। उनमें अपने आचरण की गलतता को समझने या अपने आचरण को कानून की आवश्यकताओं के अनुसार ढालने की पर्याप्त क्षमता नहीं थी। और मैं आपसे बस यही चाहता हूं कि आप बस ध्यान से सुनें कि ये विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं और फिर एक निष्पक्ष और न्याय संगत निर्णय लें। धन्यवाद। अभियोजन पक्ष के दृष्टिकोण से उन्हें लगता है कि तर्क सीधा साधा है। अभियोजन पक्ष की ओर से फिर से कैलिब सॉन्डर्स। आइए सबसे स्पष्ट बात पर ध्यान दें। मिस चॉबिज़नेस ने शैड के साथ जो किया वो परेशान करने वाला है। ऐसा व्यवहार कम ही देखने मिलता है। ये ऐसा व्यवहार है जिसके बारे में आप सुन सकते हैं और सोच सकते हैं, हे भगवान, उस वक्त वो इंसान सही दिमाग में नहीं रहा होगा। मैं आपको इसका उल्टा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन आपने पहले ही ध्यान से सबूत सुने हैं और उस कानून का पालन किया है जो जज ने आपको बताया था, और आप ऐसा ही करते रहेंगे क्योंकि आपको बताया जाएगा कि मानसिक बीमारी या मानसिक विकृति क्या है और क्या नहीं है। मानसिक बीमारी ये नहीं है। असामाजिक व्यवहार
ये किसी नियंत्रित पदार्थ के उपयोग से उत्पन्न व्यवहार नहीं है, ना ही ये किसी नियंत्रित पदार्थ के कारण उत्पन्न अस्थायी मानसिक स्थिति है। कोई व्यक्ति केवल इसलिए मानसिक रूप से बीमार नहीं होता क्योंकि उसने कुछ अप्राकृतिक, इतना भयावह और समझ से परे काम किया है, सही है? आपको बताया जाएगा कि ये मानसिक रोग या विकृतियां नहीं हैं। तो आपने जिस व्यवहार के बारे में अब तक सुना है, वो जितना भी परेशान करने वाला हो, वहीं पर विश्लेषण खत्म नहीं होता। हालांकि बचाव पक्ष ने टेलर के पहले चरण के मुकदमे के दौरान कोई गवाह पेश नहीं किया था, लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह से अलग है। बचाव पक्ष कुछ गवाहों को कटघरे में बुलाता है, लेकिन यह पहली बार है जब हम टेलर के परिवार के किसी सदस्य से सुन रहे हैं। बचाव पक्ष टेलर के पिता आर्थुरो कोरोनाडो को बुलाता है। क्या कभी ऐसा हुआ, क्या कभी ऐसा समय आया जब आप नहीं चाहते थे कि वो वहाँ और रहे क्योंकि उसका व्यवहार या उसकी मानसिक स्थिति और ख़राब होती जा रही थी? नहीं, मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए जो भी करना पड़े करता हूँ। टेलर के मुकदमे के दूसरे चरण में आर्थुरो की गवाही के मुताबिक टेलर की असली मुश्किलें तब शुरू हुईं जब उसके पति वॉरेन ने कथित तौर पर उसे हार्डकोर ड्रग से मिलवाया। मिस्टर कोरोनाडो, क्या आपको पता था कि जब आपकी बेटी मोरेन वे में आपके साथ थी तब वो काम कर रही थी? नहीं, उस समय वो काम नहीं कर रही थी। क्या आप वयस्क होने के बाद के उसके रोजगार के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं? जरूर। क्या उसने पहले कोई नौकरी की थी? हाँ। क्या आपको पता है कि वो कहाँ काम करती थी? वो सपूटो के लिए काम करती थी। उसने कुछ सालों तक काम किया सपूटो में, शायद 3 साल से थोड़ा ज़्यादा। और क्या ये हाल ही की बात है? बिल्कुल, उसकी गिरफ्तारी से पहले। हाँ ठीक है, हाँ सही है, हाँ सही है। से पहले। एंड वो वहाँ भी बहुत अच्छा कर रही थी जब तक कि उसका बॉयफ्रेंड / पति जेल से बाहर नहीं आ गया। उससे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। हाँ, आंशिक रूप से मेथाम्फेटामिन के इस्तेमाल की वजह से, है ना? हाँ। टेलर ठीक थी, फिर उसने ड्रग्स लेना शुरू किया। वो ड्रग कौन सी थी? मेथ, हेरोइन, जो भी और था मुझे नहीं पता। मारिवाना? हाँ, मुझे नहीं पता। वो लड़का पहले से ही ये सब कर रहा था और बस एक हरामी नाकाम इंसान था और उसने मेरी बेटी को भी उस गंदगी में घसीट लिया। इस समय तक ये साफ नहीं है कि टेलर ने अपने पापा को आखिरी बार कब देखा था, लेकिन बाप बेटी की ये जोड़ी एक दूसरे को देखकर खुश लग रही है। जब वो कोर्ट रूम से बाहर जा रहे हैं, टेलर और उनके पापा एक दूसरे से कहते हैं आई लव यू। टेलर जूरी के सामने पापा के कान में फुसफुसाती है, प्यार करती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Go Bears. Go first. Go Bears. Go Bears. Go Bears. धन्यवाद। उसने कथित तौर पर फुसफुसाकर गो बियर्स कहा, जैसे कि शिकागो बियर्स। फिर भी गवाही जारी है। बचाव पक्ष डॉक्टर डायन लिटन को बुलाता है। टेलर के पहले ट्रायल से पहले उनका मूल्यांकन इसी मनोवैज्ञानिक ने किया जिन्होंने जुलाई की प्री ट्रायल सुनवाई में भी गवाही दी थी, जहां टेलर ने उन पर कुर्सी फेंकी थी। मेरा मानना है कि वह मानसिक बीमारी या मानसिक दोष के कारण दोषी न ठहराए जाने की श्रेणी में आती हैं। मेरा मानना है कि वो जिम्मेदार नहीं थी, वो मानसिक बीमारी के कारण जिम्मेदार नहीं थी। वो आपराधिक कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं थी क्योंकि घटना के समय उन्हें मानसिक बीमारी थी और इसका असर उसमें पर्याप्त क्षमता नहीं थी कि वो हत्या के समय अपने कृत्य की गलतता को समझ सके और साथ ही वो अपने व्यवहार को नियंत्रित भी नहीं कर सकती थी। वो अपने व्यवहार को ढाल नहीं सकती थी। उसमें इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं था। वह अपने व्यवहार को कानून की आवश्यकताओं के अनुसार ढाल नहीं सकती थी। उसमें खुद को नियंत्रित करने की क्षमता की कमी थी। मेरे अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर वो एक मनोविकृति से ग्रस्त व्यक्ति है। जैसे ही बचाव पक्ष अपना पक्ष समाप्त करता है, राज्य अपने विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर क्रिस्टीना इंगन को बुलाता है, जो डॉक्टर लिटन से असहमत हैं। जो निदान मैंने दिया था वो मेथाम्फेटामिन से संबंधित उपयोग विकार था और यह मिस चैबिज़नेस के उस समय अवधि में मेथाम्फेटामिन के सामान्य उपयोग को ध्यान में रखते हुए लगाया गया था। मेथाम्फेटामिन नशा का निदान इसलिए लगाया गया क्योंकि वो मेथाम्फेटामिन का उपयोग कर रही थी अपराध के समय। और फिर अंतिम निदान जो मैंने दिया वो था मेथाम्फेटामिन प्रेरित मनोविकृति विकार।
और मैंने ये निदान इसलिए दिया क्योंकि मिस चैबिज़नेस बता रही थी और रिकॉर्ड्स में भी पैरानोया के संकेत थे। मुझे लगता है कि उन्होंने हत्या के दौरान मसल्स रीबिल्डिंग के बारे में कुछ कहा था और इससे मुझे मनोविकृति के लक्षणों की उपस्थिति का संकेत मिला, जिसे मैंने हाल ही में मेथाम्फेटामिन के उपयोग से जोड़ा। समापन बहस के दौरान बचाव पक्ष तर्क देता है कि टेलर उस अपराध के आधार पर जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है और उनकी समग्र मानसिक स्वास्थ्य इतिहास के आधार पर कानून के मुताबिक पागलपन की कानूनी परिभाषा में आती हैं। मैं तर्क दूंगा कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं। इसी ने पूरी स्थिति को जन्म दिया है और यह एक ऐसी बात होगी जिस पर आपको विचार करना होगा। क्या वो समझने में सक्षम है या वो 22 फरवरी 2022 को अपने व्यवहार की गलतता को समझने में सक्षम थी? क्या वह उस विशेष समय पर अपने व्यवहार को कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में सक्षम थी? और आपने वो वीडियो देखा, हम सब ने उसे देखा। वो सक्षम थी। ये बहुत अजीब था, बहुत असामान्य था, बहुत विचित्र था उनका व्यवहार। आप जानते हैं इस मामले में यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर एंजन, आप जानते हैं उन्हें कभी भी सिविल कमिटमेंट ऑर्डर के बारे में पता नहीं था। अरे भाई, उन्हें कोर्ट ऑर्डर के बारे में नहीं पता था और वो एक पीएचडी हैं और वो सम्मान की हकदार हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जहाँ ये बात छूट गई कि उन्हें इस सिविल कमिटमेंट ऑर्डर या इस दवा के ऑर्डर की जानकारी नहीं थी। और फिर हमारे पास डॉक्टर सेपल है। आप जानते हैं उन्होंने बेल इन रिकॉर्ड्स लिए, वो रिकॉर्ड्स उन्होंने मुझसे लिए और आप जानते हैं उन्होंने इस केस के लिए एक रिपोर्ट बनाई और मुझे यह अविश्वसनीय लगता है। ये अविश्वसनीय है कि उन्होंने उनके प्रति पूरे सम्मान के साथ बेल इन रिकॉर्ड्स डॉक्टर एंजन को नहीं भेजे, जबकि उन्हें पता था कि वो यहाँ आकर आपके सामने, जूरी के सामने अदालत में गवाही देने वाली हैं। मुझे ये अविश्वसनीय लगता है। मैं कानून नहीं बनाता, लेकिन आप कानून जानते हैं क्योंकि जज ने आपको वह पढ़कर सुनाया था। आपको सोचना होगा कि क्या वो मानसिक बीमारी या विकार के कारण जिम्मेदार है। तो आपको इन सब बातों के बारे में सोचना होगा। बचाव पक्ष असफल नहीं हुआ। उसके मानसिक स्वास्थ्य के इतिहास के कई सबूत हैं। अभियोजन ने कहा कि टेलर का बाइपोलर डिसऑर्डर शेड की हत्या की न तो व्याख्या करता था, न ही उसे जायज ठहराता था। मुझे लगता है कि वो नशा था। मैं इसका दोष ड्रग्स लेने और उसके उतरने पर लगाता हूँ। मैं शायद ही कभी ड्रग्स लेता हूँ, फिर कई महीने बीत जाते हैं, फिर मैं ड्रग्स लेता हूँ। कई बार दोनों मूल्यांकन करताओं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के सामने उसने स्वीकार किया कि इन अपराधों से पहले उसने बड़ी मात्रा में मेथाम्फेटामाइन का सेवन किया था और ये भी स्वीकार किया कि वह और शैड पहले मेथाम्फेटामाइन पी रहे थे। वो कहती है कि अंग विच्छेदन के दौरान भी वो मेथ के असर में थी। यही इस मामले का मुख्य बिंदु है ना? हमने हर डॉक्टर से सुना कि तय करना मुश्किल है कि कौन से लक्षण मानसिक विकृति के हैं और कौन से नशे के कारण। जब हम कहते हैं कि किसी को मानसिक बीमारी है और वो स्वेच्छा से मेथाम्फेटामिन ले रहा है, तो ये तय करना मुश्किल है कि ये किसी और मानसिक स्वास्थ्य समस्या की वजह से है। ये सही है। ये बात हमारी सामान्य समझ में भी सही लगती है और यही इस मामले का मुख्य बिंदु है। जैसे ट्रायल के पहले चरण में हुआ था, वैसे ही जूरी सदस्यों ने 1 घंटे के भीतर फैसला सुना दिया। जब ये अपराध किए गए थे, उस समय आरोपी को कोई मानसिक बीमारी या मानसिक दोष था क्या? जवाब नहीं। तो फिर सवाल नंबर 2 का कोई जवाब नहीं है। यह आज की तारीख 27 जुलाई 2023 को दिनांकित है और जूरी के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है। कोई भी जूरी सदस्य असहमत नहीं था। अब इसका मतलब है कि टेलर को शायद अपनी बाकी जिंदगी विस्कॉन्सिन राज्य की जेल में बितानी पड़ेगी। टेलर की सजा सुनाने की तारीख 26 सितंबर 2023 तय की गई है और अब उसे एक बार फिर शैड के परिवार का सामना करना होगा। लेकिन जब वो अपनी सुनवाई के लिए कोर्टरूम में आती है तो डिप्टी पहले से ही हाई अलर्ट पर नजर आते हैं। उसे थूकने से रोकने वाला मास्क पहनने का आदेश दिया गया है और वो अपनी कुर्सी से जंजीरों में बंधी रहती है। हालांकि शैड के परिवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद ये आखिरी मौका है जब वे उस महिला के साथ एक कमरे में होंगे जिसने शैड की हत्या करे उसके शरीर के टुकड़े किए। पीड़ित पर पड़े असर के बयानों के दौरान परिवार अपने असली जज्बात नहीं छुपाते, जैसे शैड के चाचा केली। मेरे लिए तो यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि पैरोल का विकल्प भी दिया जाए ताकि वो फिर से वापस आ सके और किसी का भरोसा फिर से जीत सके।
आप जानते हैं क्योंकि यह किसी इंसान द्वारा किया गया सबसे नीच काम है। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? मैं इसे समझ नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा मैंने कहा, मदद मुफ्त है और उपलब्ध है। आपने मदद लेने का चुनाव नहीं किया, आप जानते हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि आपको पता था कि आपको समस्या है। आप इससे बचपन पर दोष नहीं दे सकते। आप जानते हैं मदद उपलब्ध है। अगर आपने मदद ली होती तो आप इस स्थिति में ना होते। हम में से कोई भी इस स्थिति में नहीं होता, लेकिन आपने जो कायरतावाना रास्ता चुना और अपनी तकलीफ की वजह से दूसरों को भी तकलीफ दी, वो सही नहीं है। तो वो नाम टेलर, वो तुम्हें बाहर फेंक देगा। और मैं कोई प्रार्थना करने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन आज जज वॉश द्वारा तुम्हें सजा सुनाए जाने के बाद मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा भी वही हाल हो जैसा तुम्हारे आदर्श जेफरी डैमर का हुआ था। अच्छा जीवन जियो। लेकिन शैड के पिता माइकल थेरियों अपने बयान से सभी को चौंका देते हैं। टेलर, मैं बस कहना चाहता था कि मैं तुम्हें माफ करता हूं जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया। और हाँ, तुमने गलत फैसला लिया, अब उसी के साथ रहना होगा। लेकिन तुम जानते हो, मुझे शैड की याद आएगी। वो बहुत शानदार और खुशमिजाज बच्चा था, बड़ा शांत स्वभाव का। और मैं जानता हूं कि तुमने एक गलत फैसला किया था, और जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। और मैं जज से पूछने वाला हूं कि क्या वो, आप जानते हैं, क्या वो फिर कभी बाहर की दुनिया में लौट सकती है? आप जानते हैं, हो सकता है ये जल्दी ना हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि हर कोई गलत फैसले लेता है, शायद इतनी बड़ी हद तक नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे लिए बहुत उम्मीद है। मुझे लगता है तुम जानते हो, तुम अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हो और एक बेहतर इंसान बन सकते हो, और तुम अच्छे काम कर सकते हो। मुझे तुम्हें नफरत करने से कोई फायदा नहीं। मुझे पता है तुम्हारे पास दिल है, मुझे पता है तुम्हारे पास दिमाग है। मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो। मुझे बस यही कहना था। धन्यवाद। टेलर की सजा के लिए अभियोजन और बचाव पक्ष की अलग अलग सिफारिशें थीं, लेकिन अंतिम फैसला जज के हाथ में था। यह अपराध मानव शिष्टता का अपमान करता है, यह मानव गरिमा का अपमान करता है, और यह मानव समुदाय का भी अपमान करता है। सच में करता है। जब किसी की जान बेवजह चली जाती है तो वह दुखद होता है। सच में यह वाकई में दुखद है। ये परिवार, दोस्तों और समुदाय के लिए दुखद है। जब किसी की जान इस तरह से ली जाती है जैसे इस मामले में हुआ, जहां पीड़ित के अवशेषों को काट कर कंटेनरों में पैक कर दिया गया, तो उन गतिविधियों में इंसानियत पहचानना मुश्किल हो जाता है। सच में ये वाकई में बहुत कठिन है। इसलिए जनता की सुरक्षा की आवश्यकता है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे अदालत जूझती है। जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है कि इस मामले में जनता की सुरक्षा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा, यह व्यवहार मानव समुदाय से इतना अलग लगता है कि यह अप्रत्याशित है। वाकई ऐसा ही है। और ऐसी जगह पर जहां इस तरह के अपराध, इस तरह की हरकतें, इस तरह का जुर्म बिना किसी पूर्व चेतावनी के हो सकता है, वहाँ फिर कुछ भी संभव है। जहाँ ऐसा संभव है, वहाँ सब कुछ मुमकिन है। जनता को सुरक्षा चाहिए। सज़ा इस प्रकार है। 22 CF 363 में काउंट 1 के अनुसार ये प्रथम श्रेणी की जानबूझकर की गई हत्या है, एक रिपीटर के रूप में। ये एक क्लास A फेलनी है। मैं आजीवन कारावास की सज़ा सुना रहा हूँ, विस्तारित निगरानी की संभावना के बिना। मेरे पिछले निष्कर्षों को देखते हुए यह उचित है। काउंट 2 में रिपीटर के रूप में शव विकृत करना क्लास F फेलनी है। मैं प्री सेंटेंस जांच रिपोर्ट तैयार करने वाले की सिफारिश अपनाऊंगा। 7.5 साल की प्रारंभिक कैद, फिर 4 साल की विस्तारित निगरानी। ये सज़ा काउंट 1 के बाद चलेगी। काउंट 3 में रिपीटर के रूप में तृतीय श्रेणी का यौन उत्पीड़न क्लास G फेलनी है। मैं 3 साल की प्रारंभिक कैद और उसके बाद 4 साल की विस्तारित निगरानी की सज़ा सुनाने जा रहा हूँ। यह सज़ा काउंट 2 और काउंट 1 के बाद लगातार चलेगी। जहाँ तक रिवोकेशन मामलों का सवाल है,
मैं उन सभी काउंट्स पर 1 साल की कैद की सज़ा सुनाने जा रहा हूँ। ये सज़ा बाकी अपराधों के साथ साथ चलेगी। टेलर शिबिजना को टेक्सास करेक्शनल इंस्टीट्यूशन विस्कॉन्सिन में उम्र कैद की सजा काटने का आदेश मिला है। बिल्कुल वही महिला जिसने अदालत में अपने वकील पर हमला किया था और अपने दोस्त की बेरहमी से हत्या करने का दोषी ठहराया गया था, वो ज्यादा समय तक मुसीबतों से दूर नहीं रह सकी। जुलाई 2024 की रिपोर्ट्स के मुताबिक टेलर पर जेल स्टाफ पर हमला करने का आरोप है। इस घटना में उस पर आरोप तय किए गए हैं। ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक जनवरी 2025 में एक अलग वकील कर्टिस जोल्का ने उनका प्रतिनिधित्व करना शुरू किया। अप्रैल 2025 में वो फोन डुलाके काउंटी की अदालत में पेश होती हैं, जहां वो एक बार फिर अदालत में अपने वकील पर हमला करती हैं। इस हमले के बाद कर्टिस जोल्का ने जज से अनुरोध किया कि क्या वो उनके केस से हट सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जज चाहते थे कि कार्रवाई जारी रहे और ऐसा ही हुआ। लेकिन इस बार टेलर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार सुनवाई के बाद कर्टिस जोल्का टेलर के वकील नहीं रहते और ट्रायल अटर्नी क्रिस्टोफर फ्रोलिक उनकी पैरवी फिर से करते हैं। अक्टूबर 2025 में टेलर ने अव्यवस्थित आचरण के आरोप में नो कॉन्टेस्ट की दलील दी। दिसंबर 2025 में एक जज टेलर शिबिजना को 90 अतिरिक्त दिनों की जेल की सजा सुनाते हैं, जो उनकी मौजूदा सजा के बाद चलेगी। विस्कॉन्सिन सुधार विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड बताते हैं कि वो अभी भी टेकुमसे सुधार संस्थान में बंद हैं। ये एक परेशान करने वाला और कठिन मामला था जिसे कवर करना आसान नहीं था, और मैं आपको इस एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं एलिजाबेथ मिलर हूँ और हम अगले हफ्ते एक और महिला अपराधी के साथ फिर मिलेंगे।